के कोई कौमी झंडे नू के खून शहीदा जाड़े रंग तिरंगे नू के खून शहीदा जाड़े रंग तिरंगे नू के खून शहीदा जाड़े रंग तिरंगे नू। वंदे मातरम, जय मातृभूमि, जय क्रांतिकारी साथियों। फांसीवाद की एक और कड़ी के साथ आपका मित्र प्रशांत टहलियानी एक बार पुनः आपका अभिनंदन करता है। आपने यह तो सुना होगा कि अमुक क्रिकेटर लॉर्ड्स में जाकर क्रिकेट खेलकर आया एवं उसने देश का गौरव बढ़ाया। यदि देश के लिए क्रिकेट खेलने से देश का गौरव, मान सम्मान बहुत अधिक बढ़ सकता है, तो आप कल्पना कीजिए हमारा एक क्रांतिकारी जिसने देश की सीमाओं को तोड़कर 7 समुद्र पार अंग्रेजों की मांद में जाकर अंग्रेजों को चुनौती देकर फांसी के फंदे का वर्ण किया। जी हाँ, आज हम जिस क्रांतिकारी का जिक्र करना चाहते हैं उनका नाम होता है मदन लाल ढींगरा। वो दौर जब क्रांतिकारी युग का एक सूत्रपात कहा जा सकता है। फांसी की अवधारणा भारतीय प्रायद्वीप से 7 समुद्र पार जिस क्रांतिकारी ने सर्वप्रथम स्थापित की, वह क्रांतिकारी होते हैं श्री मदन लाल ढींगरा, जिन्हें लंदन की पेंटविले जेल में 17 अगस्त सन 1909 में फांसी दी गई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि उन्होंने न्यायालय के माध्यम से जो अपने वक्तव्य दिए और वह वक्तव्य समाचार पत्रों के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में फैले। उन्होंने क्रांति की वह अलग जगाई कि घर घर से क्रांतिकारी पैदा होने की एक अवधारणा विकसित हुई। किंतु इससे काफी पूर्व ही सन 1909 में यह कार्य कहा जा सकता है कि मदन लाल ढींगरा ने किया। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने वहां के अधिकारी कर्जन वायली की हत्या की एवं जब 1 जुलाई सन 1909 की घटना है, 23 जुलाई सन 1909 को जब कोर्ट ट्रायल प्रारंभ हुआ तो मदन लाल ढींगरा का आत्मविश्वास देखते ही बनता था। यही कारण है कि हम फांसीवाद अर्थात फांसी, इसके बारे में हमारे क्रांतिकारी के क्या विचार थे, क्या सोच थी, क्या जज्बा था, वो क्या हौसले थे जिनको प्रकट किया हमारे क्रांतिकारी ने। इसकी शुरुआत हम फांसी से कुछ घंटे पूर्व नहीं बल्कि 23 जुलाई सन 1909 से प्रारंभ करेंगे एवं 23 जुलाई 1909 से 17 अगस्त सन 1909 तक हमारे इस क्रांतिकारी ने जिन बुलंद हौसलों का परिचय दिया, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको वह बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार कोर्ट, न्यायालय से ही हमारे इस क्रांतिकारी ने अपने क्रांतिकारी विचारों के माध्यम से वह भावनाओं को उद्वेलित करने का कार्य किया। क्रांतिकारी एक अग्नि को प्रज्वलित करने का कार्य किया जिसने आने वाले कई वर्षों तक हमारे देश के नवयुवकों में क्रांति की भावनाओं का सूत्रपात करने में एक अहम भूमिका का निर्वाह किया। 23 जुलाई सन 1909 1 जुलाई की घटना है। हमारे क्रांतिकारी पकड़े गए हैं एवं 23 जुलाई सन 1909 को न्यायालय का ट्रायल प्रारंभ होता है। मदन लाल ढींगरा से कहा जाता है कि आप कोई भी अपना वकील चुन सकते हो। जज के सामने खड़ा होकर हमारे ये क्रांतिकारी दहाड़ता हुआ कहता है कि वकील, किस बात का वकील? मैं तुम्हें न्यायालय ही नहीं मानता, मैं तुम्हें जज ही नहीं मानता, तो वकील किस बात का? मैं तुम्हारे इस न्यायालय को मान्यता ही नहीं देता कि यह कोई न्यायालय है, क्योंकि मेरी दृष्टि में तुम वह अपराधी हो जिसने पिछले 50 सालों में हमारे लगभग 8 करोड़ भारतीयों की, हमारे 8 करोड़ क्रांतिकारियों की हत्या करने का कार्य किया है। इसलिए मैं अपराधी नहीं हूं, अपराधी तुम हो, इसलिए मैं तुम्हें न्यायालय के रूप में स्वीकार ही नहीं करता। लंदन के अंदर न्यायालय में खड़ा होकर हमारे यह क्रांतिकारी
सिरे से अंग्रेजी शासन को, अंग्रेजी सत्ता को नकारता है। ये बुलंद हौसले थे हमारे इस क्रांतिकारी के। यही कारण था, हालांकि मदन लाल ढींगरा का गद्दार परिवार, क्षमा चाहूँगा एक क्रांतिकारी के परिवार के बारे में मैं कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मदन लाल ढींगरा का न केवल विरोध किया बल्कि यहाँ तक कह डाला कि ये हमारे परिवार के लिए कलंक है, क्योंकि वह अंग्रेज की दास्तां में सर से लेकर पांव तक इस तरह से डूबे हुए थे कि वह इतने अंधे हो गए, उनकी आंखों पर अंग्रेजों की गुलामी की वह पट्टी थी कि उन्होंने वायसराय को पत्र लिखकर यहाँ तक कह दिया कि ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए एक कलंक है। फिर भी जब मदन लाल ढींगरा के पिताजी ने वकील को गुप्त रूप से पैसे देकर न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कहा, एवं ये बात जब मदन लाल ढींगरा को पता पड़ी तो मदन लाल ढींगरा ने उस वकील को भी तिरस्कृत कर दिया, बहिष्कार कर दिया और उसको यह कहकर इनकार कर दिया कि जो पैसा मेरे पिता द्वारा अंग्रेजों की चाटुकारिता कर कर कमाया गया है, उस पैसे से मैं अपना केस नहीं लड़ूंगा। यह जज्बा था फांसी से पहले मदन लाल ढींगरा का। तो मदन लाल ढींगरा जज से कहते हैं कि 8 करोड़ हिंदुस्तानियों की हत्या के तुम अपराधी हो। पिछले कई वर्षों से प्रतिवर्ष 10 लाख पाउंड तुम मेरे देश से लूट कर अपने देश में ले जाते हो। तुम किस तरह से तुम्हें अधिकार है कि तुम मेरा न्याय करो, इसलिए मैं तुम्हें अपराधी मानता हूं। तुम अपराधी हो, तुम इस प्रकार ही अपराधी हो। मान लो कोई जर्मन तुम्हारे देश में आकर हत्या कर दे, तुम्हारे देश को लूटने का कार्य करे, वह तुम्हारी दृष्टि में जिस स्तर का अपराधी है, मेरी दृष्टि में उसी स्तर के अपराधी तुम हो। इसलिए मैं तुम्हारे न्यायालय को नहीं मानता हूं। ये थे मदन लाल ढींगरा के जज्बात जो उन्होंने न्यायालय में अपनी फांसी के ट्रायल के समय कहे, एवं यहाँ तक कह डाला कि यही कारण है कि मेरी धरती पर कदम रखकर मेरी धरती को दूषित करने वाला जितने भी अंग्रेज हैं, उन सब की हत्या करना मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, इसे मैं अपराध नहीं मानता हूँ। इस प्रकार मदन लाल ढींगरा अंततः 23 जुलाई को जो ये ट्रायल प्रारंभ हुआ, 23 जुलाई को ही ये ट्रायल समाप्त हो गया, एवं जो कि प्रायोजित निर्णय था वह संपन्न हुआ। मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी गई। जो ही जज ने फांसी दी, मदन लाल ढींगरा ने जज को धन्यवाद किया, कहा थैंक्स, आपने मुझे मेरे देश के लिए फांसी के फंदे पर लटकने का गौरव प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कोर्ट ने कहा तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा, तुम कुछ कहना चाहते हो? तब मदन लाल ढींगरा ने कहा कि मुझे गिरफ्तार करते समय एक पत्र मैंने अपनी जेब में रखा था। वह पत्र जिस दुष्ट पुलिस वाले ने मुझे गिरफ्तार किया उसने मेरी जेब से निकाल लिया था। मेरा अंतिम वक्तव्य, मेरा अंतिम दस्तावेज वही है जो मैं कहना चाहता हूँ। किंतु न्यायालय ने ऐसे किसी भी पत्र को अंतिम समय तक स्वीकार नहीं किया। बहरहाल फांसी की सज़ा सुना दी गई। हमारा यह क्रांतिकारी प्रसन्नता से इस निर्णय को उसने स्वीकार किया। 17 अगस्त सन 1909 से एक दिन पूर्व की बात की जाए, 16 अगस्त सन 1909, उस पत्र का मदन लाल ढींगरा को अंतिम समय तक मलाल था कि यदि यह पत्र किसी भी माध्यम से समाचार पत्रों में छप जाता तो उसका एक उद्देश्य पूरा हो जाता कि फांसी के बारे में मदन लाल ढींगरा के जो विचार हैं वो जन जन तक पहुंच जाते। लेकिन मदन लाल ढींगरा दुखी थे। लेकिन अब अपना खेल खेलना था जेल के बाहर वीर सावरकर को। चूंकि इस पत्र की एक प्रति मदन लाल ढींगरा ने पहले ही वीर सावरकर जी को दे दी थी। वीर सावरकर जी ने तात्कालिक एक डेली न्यूज़पेपर छपता था, उसके प्रतिनिधि थे, उसके संवाददाता थे समाचार पत्र के, डेविड गार्नेट। उनसे किसी भी तरह से जोड़ तोड़ कर उन्हें राजी कर लिया कि वो अपने समाचार पत्र में मदन लाल ढींगरा का वह अंतिम दस्तावेज, वह अंतिम पत्र छापेंगे। वही हुआ। यह पत्र
समाचार पत्र में छपा। संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिल गई जैसे ही वह पत्र, वो संपूर्ण दस्तावेज मदनलाल ढींगरा का उस समाचार पत्र में छपा, जिसने मदनलाल ढींगरा ने फांसी को लेकर, अपने अंतिम पथ को लेकर अपने विचार प्रकट किए थे। जो ही जेल में मदनलाल ढींगरा को मालूम होता है कि वह अंतिम पत्र दस्तावेज के रूप में समाचार पत्र में प्रकाशित हो चुका है, मदनलाल ढींगरा अपने फांसी से एक दिन पूर्व जेल में नाचते हैं एवं नाचकर अपनी खुशी का प्रदर्शन करते हैं। जिस ब्रिटिश साम्राज्य को अजय होने का दंभ था, जिस ब्रिटिश साम्राज्य को यह दंभ था कि वह भारतीयों के विरुद्ध जो भी कार्य करेंगे उसकी सराहना की जाएगी, अंग्रेजों की चहुं ओर थू-थू होने लगी। आयरलैंड ने मदनलाल ढींगरा की फांसी का विरोध किया एवं मदनलाल ढींगरा को एक महान क्रांतिकारी के रूप में प्रचारित किया अपने देश में, अपने क्षेत्र में। क्या लिखा था आखिरकार उस अंतिम पत्र में जो मदनलाल ढींगरा ने फांसी पूर्व लिखा? सर्वप्रथम मदनलाल ढींगरा ने लिखा कि अंग्रेजों के विरुद्ध कोई भी कार्य, चूंकि मैं एक हिंदू हूं, अतः अंग्रेज मेरी मातृभूमि के विरुद्ध जो भी कार्य करते हैं वह मेरे धर्म के विरुद्ध है, मेरे भगवान श्री राम के विरुद्ध है। इसलिए जो भी मैं कार्य कर रहा हूं अंग्रेजों के विरुद्ध, वह भगवान प्रभु श्री राम की सेवा है, वह इसी भांति एक हितकर कार्य है मानो श्री कृष्ण के हित में कोई कार्य किया जा रहा है। यह मदनलाल ढींगरा का वक्तव्य था, सोच थी अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पण के प्रति। दूसरा बिंदु जो पत्र में मदनलाल ढींगरा ने उल्लेखित किया वह यह था कि मैं बहुत ही दुर्भाग्य व्यक्ति हूँ, मैं बहुत ही हतभाग्य व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं न तो बुद्धि से संपन्न हूँ न धन से संपन्न हूँ, अतः मेरे पास मेरी मातृभूमि को देने के लिए सिर्फ रक्त है। इसलिए इस मातृभूमि के यज्ञ में, मातृवेदी के यज्ञ में मैं अपने रक्त की आहुति प्रदान करना चाहता हूँ। यह एक अवधारणा थी हमारे क्रांतिकारी मदनलाल ढींगरा की। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने उल्लेखित किया अपने पत्र में वह यह था उनके फांसी के फंदे पर चढ़ने का उद्देश्य। मदनलाल ढींगरा ने कहा कि मैं मेरे देश के नवयुवकों को, क्योंकि उन्हें जीना तो आता है लेकिन देश के लिए मरना नहीं आता है, मैं उन्हें देश के लिए मरना सिखाना चाहता हूं कि देश के लिए किस प्रकार मरा जाता है, एवं वह सिर्फ मैं इस प्रकार ही सिखा सकता हूं कि मैं स्वयं देश के लिए किस प्रकार अपनी जान की आहुति दूं, मैं स्वयं देश के लिए किस प्रकार मरूं। इसलिए फांसी के फंदे पर खड़ा होकर, यहाँ फांसी के फंदे पर झूमकर मैं मेरे देश की युवा पीढ़ी को मरना सिखाता हूं कि किस प्रकार मरा जाता है। एवं उस पत्र का अंतिम बिंदु था कि मैं मेरी उसी माता के गर्भ से जन्म लेना चाहता हूं बार बार, जिस माता ने मुझे इस जन्म में अपनी गर्भ से उत्पन्न किया है, एवं भारत माता के लिए बार बार अपने प्राणों की आहुति तब तक देना चाहता हूं, बार बार जन्म लेकर, जब तक मेरी भारत माँ आज़ाद नहीं हो जाती है, ब्रिटिश दास्तां से मुक्त नहीं हो जाती है। यह क्रांतिकारी मदनलाल ढींगरा के वक्तव्य जब समाचार पत्र में छपे तब जो प्रतिक्रिया आई, उस प्रतिक्रिया ने भूचाल लाकर रख दिया संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में। स्वयं विंस्टन चर्चिल जो आगे जाकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, उनका यह वक्तव्य था समाचार पत्र में मदनलाल ढींगरा के विचारों को पढ़कर कि अपनी मातृभूमि के लिए अभिव्यक्त यह सबसे श्रेष्ठ सर्वोत्तम उद्गार हैं। इन उद्गारों को पढ़कर मदनलाल ढींगरा के अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देशभक्ति के प्रति जो उद्गार हैं, इनको पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्लूटोर्क जो कि एक यूनानी लेखक हैं, उन्होंने अपने देश के लिए प्राण आहुति करने वाले अमर वीरों का वर्णन किया था। ब्रिटेन के भावी प्रधानमंत्री के मुख से हमारे देश के क्रांतिकारी के लिए निकले यह शब्द हमारे क्रांतिकारी की महानता को प्रकट करते हैं
कि कितना महान था हमारा ये क्रांतिकारी। बहरहाल अब दिन आता है 17 अगस्त सन 1909 का। हिंदुस्तान की धरती पर तो कई फांसियां हुई, कुछ फांसियों के किस्से मैंने आपको साझा किए, लेकिन अब हमारा यह क्रांतिकारी विदेश की धरती पर अपना फांसी का अंतिम, चूंकि कहा जा सकता है कि हमारे क्रांतिकारियों के लिए फांसी इतनी एक साधारण चीज़ थी जैसा एक खेल था। मैंने प्रारंभ में जैसा आपसे बोला, क्रिकेटर क्रिकेट खेल कर तो आते हैं लॉर्ड्स में, लेकिन हमारे क्रांतिकारी फांसी का खेल, पेंटीवेल जेल, वंदे मातरम की गूंज शायद इन जेलों की दीवार ने इससे पहले कभी सुनी हो। हाथ में भागवत गीता, फांसी के फंदे पर हंसते हंसते जाने से पूर्व कहा जाता है कि जेंटलमैन की तरह सूट कोट में बिल्कुल तैयार होकर मदन लाल ढींगरा तैयार थे उस अंतिम यात्रा के लिए। सूट बूट में तैयार होकर बाकायदा वह एक जेल कर्मचारी से आईना लाने के लिए कहते हैं। आईना लाया जाता है। आईने में देखकर हमारा यह क्रांतिकारी अपने अंतिम सफर में जाने से पूर्व अपनी टाई सही करता है, बाल संवारता है एवं तैयार हो जाता है निकल पड़ने के लिए अपने अंतिम सफर के लिए। अंतिम यात्रा पर जब भी कोई फांसी पर रवाना होते हैं तो ब्रिटिश जेल का एक नियम था कि सहारे से सिपाही उस फांसी प्राप्त अपराधी को, व्यक्ति को फांसी के तख्ते तक ले जाते हैं। ज्यों ही 2 सिपाही मदन लाल ढींगरा के पास आते हैं उन्हें सहारा देने के लिए, मदन लाल ढींगरा उन्हें झटक देते हैं, उन्हें धक्का दे देते हैं और बोलते हैं कि मुझे किसी भी ब्रिटिश साम्राज्य के व्यक्ति का सहारा नहीं चाहिए, यह हिंदुस्तान का क्रांतिकारी है, यह हंसते हंसते चलकर फांसी के फंदे पर जाएगा। अंततः मदन लाल ढींगरा फांसी के तख्ते तक पहुंचते हैं एवं स्वयं अपने हाथों से फांसी की रस्सी का वरण करते हैं एवं वंदे मातरम, जय श्री राम एवं भारत माता की जय के उद्घोष के साथ विदेश की धरती पर, लंदन की धरती पर पहली राजनीतिक क्रांतिकारी फांसी होती है मदन लाल ढींगरा की। हंसते हंसते भारत माता का यह सपूत अपनी मातृवेदी के लिए प्राणों की आहुति दे देता है, मातृवेदी के लिए अपने रक्त को अर्पित कर देता है। फांसीवाद का यह कार्यक्रम नमन करता है, मातृभूमि सेवा संस्था नमन करती है ऐसे ही अमर जज्बे को। इसका नाम होता है मदन लाल ढींगरा। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद। देखे खून शहीदा जाने रंग तिरंगे रूप, देखे खून शहीदा जाने